हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइंस के फंडे। तो आज हम फिर से इकट्ठे हुए हैं करने के लिए सैम्पल पेपर डिस्कशन। तो आज हम कर रहे हैं फिज़िक्स का सैम्पल पेपर नंबर 6। मैंने रैंडम एक सैम्पल पेपर खोला और उसके पिक्स ले लिए। तो इसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस है कि 12 क्वेश्चंस हैं, सभी करने हैं। 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए हैव 3 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, बी हैज़ 8 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। ठीक है, ये 6, ये 24 एंड इट हैज़ 5 मार्क्स। ओके, so we have 35 marks. Internal choice is provided, so 35 marks and time allowed is 2 hours. Okay, so let us begin. You are given 2 nucleids. What we are given? 2 nucleides. Are the isotopes of the same element? I think it's not visible. It is given X 327 and Y 324. They are asking, yeah, are they isotopes? So you will mention yes because their atomic number is same. Yes, because they have same atomic number, that is Z equals to 3. जो इसके जो डिटेल्ड आंसर्स हैं आपको आपके टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल जो मेरा है उस पर मिल जाएंगे. सेकेंड इज़ विच वन ऑफ द टू इज़ लाइकली टू बी मोर स्टेबल. ज़्यादा स्टेबल कौन है? देखो इसका आंसर कैसे दोगे आप? X 327 Y 324. ठीक है, इसमें प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने, दोनों में देख लो. इसमें प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं? प्रोटॉन है 7 और 3. यस, दे आर 3. प्रोटॉन्स आर 3, तो न्यूट्रॉन भी कितने हुए? 7 - 3 दैट इज़ 4. नेक्स्ट में प्रोटॉन है 3 और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 1. इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन इससे कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं, तो जो X वाला है ये ज़्यादा स्टेबल है. सो X 327 इज़ मोर स्टेबल. यू कैन राइट is more stable due to having more number of neutrons, that is 4. Next question, graph for variation of stopping potential with the frequencies of incident radiation. Just a second. There are so much notifications. Let me make them quiet. Okay. Draw the graph for variation of stopping potential with the frequencies. Okay. And we have to make 2 cases that threshold frequency is more than it, threshold frequency is less than it. NCERT क्वेश्चन है ये. इधर आप लोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, इधर आप लोगे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. ठीक है, तो ये आ जाएगा. ये मान लो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपने ये ली है V μ0 और ये है μ0 डैश. तो ये जो है ये वाली ग्रेटर देन V है, म्यू है, और ये वाली भी ग्रेटर देन V0 डैश. ठीक है, या आप उल्टी तरह बोल दो जैसे उन्होंने क्वेश्चन में बोला है, μ0 इज़ ग्रेटर देन μ0 डैश इज़ ग्रेटर देन म्यू. ऐसे लिख दो, बस चेक नहीं है. क्वेश्चन है, ग्राफ ड्रॉ कर दिया, 1 मार्क्स पक्का. विच मेटल हैज स्टॉपिंग पोटेंशियल मोर. देखो क्या था, जब हमने बनाया था, एक इधर बनाया था, एक इधर बनाया था. ये μ0 वाला था, ये μ0 डैश वाला था. स्टॉपिंग पोटेंशियल देखना है. देखो पीछे जाएंगे, इसकी
ये ए है, ये बी है, इसकी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है तो आंसर आ जाएगा बी। क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर जो पहली बात तो कहते हैं म्यू नॉट डैश है जो इसका म्यू से बड़ा है, एक रीज़न। दूसरी बात क्योंकि ये इंटरसेप्ट पे मोर नेगेटिवली एक्ट कर रहा है, इस करके ये जो इसका शॉकिंग पोटेंशियल ज़्यादा है। क्या स्लोप डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे? यस और नो? देखते हैं, इक्वेशन लिखेंगे ई वी नॉट इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच कॉमन, इधर ले आओ, म्यू माइनस म्यू नॉट, ई वी नॉट बचा आपका एच बाई ई, ये आपका क्या है? स्लोप है। एक एच बाई ई क्या है? स्लोप है। तो आप बताओ क्या ये आपका किसी चीज़ पे लगता है डिपेंड करेगा? एच कांस्टेंट है, ई आपका होता है 1.6×10⁻⁹, तो ये डिपेंड नहीं कर रहा। नो, इट विल नॉट डिपेंड, ठीक है, बिकॉज एच बाई ई की वैल्यू है वो कांस्टेंट है सभी मेटल्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गो थ्रू करते हैं। कंसीडर करो एक मेटल एक्सपोज्ड है जो, ठीक है, किस वेवलेंथ पे है? 620 नैनोमीटर्स। उसकी मैक्सिमम एनर्जी अगर ट्रिपल हो जाएगी जब 300 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट यूज़ की जाएगी। वर्क फंक्शन बताइए। एनर्जी की बात करिए, ट्रिपल हो जाएगी अगर वेवलेंथ कितनी है। मतलब देखो बात क्या है, तो आप क्या करोगे, मान लो पहले एनर्जी थी के मैक्स, ओहो पहले एनर्जी थी के मैक्स, वो जो है वो 3 गुनी हो गई जब हमने वेवलेंथ यूज़ की। तो न्यू एनर्जी मान लो के डैश मैक्स, न्यू एनर्जी क्या आपकी? के डैश मैक्स। तो इसकी भी आपको वेवलेंथ गिवन है, इसकी भी गिवन है, पुट कर देंगे, दैट्स इट। के वैसे के मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एच सी बाई लैम्डा माइनस फाई नॉट। पुट करो के मैक्स 3 एज इट इज बाहर रख दो। एच और सी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में आंसर आ जाता है। डिवाइड बाय एच सी हो गया, लैम्डा क्या है पहले के इसके लिए 620, क्या हो रहा है ये पेन भी ना ख़राब हो देता है, माइनस फाई नॉट। इस केस के लिए ये डिवाइड बाई 300 माइनस फाई। तो कैलकुलेशंस ही हैं बस। मैं इसको इरेज करके ऊपर स्पेस बनाना चाह रही हूँ। देखो क्या आएगा, ये 620 इंटू 2, ये 2 हो जाएगा। ये इसकी कटिंग नहीं है, 300, 3 4 12 1 नहीं, इसकी कटिंग नहीं हो रही है, ठीक है। इसको ये क्या बनेंगे आपके पास, 3 2 6 माइनस 3 5 इक्वल्स टू 1240, मतलब 1240 बाई 300 माइनस 5। इसको भी रेस कर दूँ, कलर चेंज कर लूँ, आई थिंक इट्स नॉट बेटर विजिबली। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए एक लाइक टर्म्स एक साइड कर देंगे, ठीक है। एलसीएम लो, 1800 माइनस 1240 बाई 300 225। ओ यार क्या था, 1800 में से 1240 गए तो 280, अच्छा 300 प्लस 225, ये 2 भी इधर भेज दो, 1 से 0 से 0 काट दो, 214 ज़ा 215 ज़ा। इसको अब डेसिमल्स में ले जाओ, ये आ जाएगा
0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ गया आपका वर्क फंक्शन। होप इट्स क्लियर। एन टाइप है, उसके पास बहुत सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं पर वो न्यूट्रल है। क्यों? जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो बनता कैसे है? विद डोपिंग, बाय डोपिंग। किसके साथ? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ के साथ, है ना, फॉस्फोरस, आर्सेनाइड, एक्सेट्रा। तो जो ये इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, तो इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन है, जैसे सिलिकॉन है मान लो, इसके 4 इलेक्ट्रॉन तो एंगेज्ड हैं। जो फॉस्फोरस जब इसके साथ इंटरेक्शन करेगा, मान लो ये ऐसे, ठीक है, देख लो। फिर इधर एक और सिलिकॉन है, इधर एक और सिलिकॉन है, इधर एक और सिलिकॉन है, ठीक है। तो ये जो आपको एक तो बचा है खाली, लास्ट इलेक्ट्रॉन है जो फ्री है, पर ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है अपने आप को गेन या लूज करवा कर जो आपका ये मेन एटम है, ठीक है, इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। इस ये एक जो कंपाउंड बनेगा उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स डोपिंग के साथ बनते हैं वो डोनर आयंस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसीलिए जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो न्यूट्रल होता है। We have to prove that the radius of nth orbit, एक मिनट, of an atom is directly proportional to n square. It's easy, very very easy. Okay. शुरू करते हैं। देखो ये डेरिवेशन आई थिंक हमारे यहाँ पे कंप्लीट ना आए, तो मैं इसको इरेज कर कर के साइड पे करूँगी। न्यू स्लाइड आई डोंट हैव दिस टाइम, चेक कर लेती हूँ। नहीं, ये मेरे पास है नहीं फ़िलहाल, चलो कोई बात नहीं। आई विल टेक द स्क्रीनशॉट एंड आई विल सेंड यू। फाइन। रेडियस देखना है तो पहले आपके पास कुछ एटम है ना, तो एटम बना लेते हैं एक साइड पे। एटम, ये तो गोला देखो मेरा, वाह। क्या यार, आ गया। मेरे को टूल से बड़ा गुस्सा आता है कई बार। तो ये है इसका जो न्यूक्लियस है, उसके पास कितना चार्ज है? Ze। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे है और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगा दो mv²/r। इलेक्ट्रॉन है तो आप वो वाली फोर्स लगा दो, क्या कहते हैं, Ze²/r²। एक r से एक r कट गया, mv² इक्वल्स टू kZe²/r। हमें तो r की लैंग्वेज में बात करनी, तो r निकाल लेते हैं, kZe²/mv²। इतना आ गया, डन। बाकी रेस करती हूँ। इसको भी साइड पे लिख देती हूँ छोटू सा, r इक्वल्स टू k अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए था कि ये जो मैंने सर्कल बनाया, ये ZE है, यहाँ पे E है, ये r डिस्टेंस पे है। मैं इरेज कर रही हूँ और वापस आ रहा है ये, अंडो का बटन दब गया लगता है। चलो, क्या भूल गया, आर क्या था मैं, kZe²/mv²। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr इक्वल्स टू NH/m²।
2 पाई। अब देखो गेम पड़ेगी, आर निकालो। NH/2 पाई MV/R, सॉरी आर नहीं आएगा भाई, MV। तो आर ये किसकी वैल्यू है? आर की ये किसकी वैल्यू है? आर की। दोनों को कर दो कंपेयर, कर दो यार कंपेयर, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी और वेलोसिटी से हम फिर से आर निकाल लेंगे। करो कंपेयर। KZ²/MV² इक्वल्स टू NH/2 पाई MV। ठीक है, तो ये कटिंग करते हैं लाइट कलर से। M से M कैंसिल, एक V से एक V कैंसिल, बस क्या बचा मेरे पास? KZ²/V इक्वल्स टू NH/2 पाई, ये बचा। बाकी सब उड़ा दो। क्या बचा? KZ²/M/V इक्वल्स टू NH/2 पाई। वेलोसिटी की फॉर्मूला निकालो। KZ²/2 पाई/NH। अब वेलोसिटी को किसी भी फॉर्मूले पुट कर दो। किस में करूँ? इसमें कर देती हूँ। ये जो मैंने सेकंड नंबर पे लिखा था वो अच्छा था ना, मुझे अच्छा लगा, बोला इजी था, वो छोटू सा था। पहले वाले में कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। NH/2 पाई MV, V की जगह पुट कर दो KZ²/2 पाई/NH। देख लो जी क्या बनता है। तो R बन गया, देखो ये NH ये NH, ये तो हो गया N²H²। 2 पाई 4 पाई² MKZ²। हमें देखो किससे मतलब था? हमें सिर्फ इतने से मतलब था, जो हमें मिल गया कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N²। बाकी सब बढ़िया, बाकी सब बेकार है। ठीक है, चलो। ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो हाउ राइट एंगल प्रिज्म कैन बी यूज टू डेविएट 90 डिग्री एंड इन्वर्टेड इमेज विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है, इजी है। फर्स्ट केस बना रही हूँ, टू डेविएट अ रे ऑफ 90 डिग्री। I think I need to use the shapes. ठीक है, ये आई रे, ये आई रे और ये आई रे। ठीक है, ये आई सीधा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री पे सीधा, ये 90 डिग्री पे सीधा आई, रिफ्रैक्ट कर गई, रिफ्रैक्ट कर गई, कर गई। ये मान लो A था, B था, रेज गई। यहाँ पे 45 डिग्री था, इन पे इन्होंने ये मिली, और ये है वहाँ 45, ये 45, ये 90 डिग्री पे अगेन वापस को रिफ्लेक्ट हो गई। और अब नीचे आके क्या बना दी इन्होंने? इमेज बना दी। देखो कैसे, A', B', तो इन्वर्टेड इमेज बन गई। सेकंड इन बना दूँ, प्रोड्यूस इन्वर्टेड इमेज विदाउट एनी डेविएशन। अब मुझे डेविएट नहीं करनी, मतलब ना मुझे बीच बीच में से, जैसे ये उल्टी बनी ना, मुझे जैसे चाहिए वैसे ही इन्वर्टेड चाहिए। देखो कैसे, चलो इसको इरेज कर देते हैं। बन गया, कलर चेंज कर लो बस थोड़ा सा। ये मेरे पास रे थी, ठीक है, A B, ये इधर आई, ये इधर आई, इधर से इन्होंने रिफ्रैक्ट हुए 45 डिग्री पे, ये नीचे आई, नीचे आई, यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट हुए 90 डिग्री पे 45, ये 90 डिग्री पे फिर हो गए। ठीक है, ये देखो 90 डिग्री का एंगल बन गया।
उसके बाद ये बाहर निकलेगा। अब बाहर तो हर चीज़ निकलती है ना जो अंदर आई है। तो ये देखो, ये गई यहाँ नीचे आई, ऊपर फिर गई और ये बाहर आ गई। इधर ए बी बना था तो इधर क्या बन गया अब, ए डैश बी डैश। तो ये है केस जब इन्वर्जन हो, बिना डेविएशन के इन्वर्जन ऑफ इमेज होती है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of the glass and water is this, calculate the refractive index of glass with respect to water। ओए होए, इतना सौखा क्वेश्चन। mu of g is given 3/2, mu of w is given 4/3। फाइंड क्या करना है, mu of glass with respect to glass with respect to water। तो म्यू जी ऊपर म्यू डब्ल्यू नीचे, तो ये क्या आ गया 3/2 इंटू 4/3, 9/8 आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज। देखो जो ऑसिलेटिंग चार्ज होता है, जो भी ऑसिलेटिंग चार्ज होता है, एग्जाम्पल होती है एक्सलेटिंग चार्ज की। किस एग्जाम्पल होती है एक्सलेटिंग चार्ज की। एक्सलेटिंग चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है स्पेस में, जो कि प्रोड्यूस करती है आगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड फिर ऑसिलेटिंग फील्ड को जन्म देती है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को, देन अगेन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये अब एक दूसरे के बनाते बनाते, ठीक है, प्रोपगेट करती हैं थ्रू आउट द स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड। इनका यूज़ लिखो। माइक्रोवेव्स का यूज़ कब आएगा, रडार सिस्टम्स में और ओवन में, है ना, टू हीट द फूड। एक्सरेज का यूज़ टू स्टडी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ओके, एंड टू डायग्नोज द फ्रैक्चर्स इन द इनसाइड द बॉडी। तो आप कह सकते हो स्टडी द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मेरा भी परसों छोड़ दो, 3-4 दिन पहले मेरा भी एक्चुअली हुआ था पैर का, पता भी नहीं लगा कब हो गया। इंफ्रारेड रेज, ये तो हीट वेव्स होती हैं, तो ये काम आती हैं वेदर फोरकास्टिंग में, और भी कई यूज़ इनके, जैसे कि वो जो पुरानी फेंटेड जो राइटिंग्स होती हैं, स्कल्पचर्स होते हैं, उनको रीड आउट करने में। गामा रेज का काम कब आता है, ट्यूमर्स को ख़त्म करने में, न्यूक्लियर रिएक्शंस को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। चलो सपोज दैट, अच्छा क्वेश्चन है, ऊपर कर दो थोड़ी स्पेस के लिए, ठीक है। सपोज ये क्या है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी ई बी इतना है, फ्रिक्वेंसी है, ये सब फाइन करो, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो कर लेना इसको से। ई और म्यू गिवन है, देखो कैसे करते हैं। पहले तुम बी ही निकाल लो। ई नॉट क्या होता है, बी सी। ई नॉट क्या होता है, बी सी। तो बी नॉट आ जाएगा ई नॉट बाय सी। तो बी नॉट को क्या होता है, ई नॉट क्या है 150/3 इंटू 10⁻⁻8। तो 50 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। इसका तो आंसर आ गया, डन। ओमेगा निकालना, ओमेगा कैसे निकलता है, ओमेगा क्या होता है 2π फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पता है 2 इंटू 3.14 इंटू 60 मेगा हर्ट्ज मीन्स 10⁻6। तो 12 इंटू 3.14 इंटू 10⁻6 हो गई, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 36 होता है ना, तो 37 लगा लो, बस 37.1233 ले लो इंटू 10⁻8 इसका यूनिट्स रेडियन पर सेकेंड। के निकालना है, के क्या होता है 2π/λ, इससे निकाल लो, या के इक्वल्स टू ω/c से निकाल लो, ठीक है। ये लगा लेते हैं, ईजी है। के ये निकालें, लैम्डा तो है ही ना हमारे पास, भूल ही गई,
तो पुल लगी 237.6 into 10 the power 8 जिलो सी अगर 3 into 10 the power 8 तो अप्रॉक्सीमेटली 10 के 11 के करीब 12 लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली 12.5 क्या के यूनिट्स क्या है रेडियन पर मीटर और वेवलेंथ सी इक्वल्स टू वी लैम्डा है ना फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी सी क्या होता है म्यू इंटू लैम्डा तो लैम्डा जाएगा सी बाई म्यू तो 3 इंटू 10 द पावर 8 बाई 6 इंटू 10 द पावर 7 5 मीटर्स क्लियर रिवाइज करें 20 का यूनिट्स टेस्ला इसके यूनिट्स है रेडियन पर सेकेंड इसके यूनिट्स है रेडियन पर मीटर और इसके यूनिट्स है मीटर ई और बी के लिए एक्सप्रेशन ई क्या होता है ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी तो ई इक्वल्स टू 150 साइन कितना आया था कि मेरा 12.5 आया था ना तो 1.25 इंटू एक्स माइनस ओमेगा 3.76 इंटू 10 द पावर 8 टेस्ला एंड पे न्यूटन पर कूलम जरूर लिख देना मार्क्स पड़ जाएंगे सेम आपको जैसे यहाँ पे बी नॉट और बी लिख देना है सेम आंसर आ जाएगा आपका एंड में टेस्ला बस इतना सा फर्क है फोटो डायोड को फैब्रिकेट कैसे किया जाता है डायग्राम के साथ बताओ फोटो डायोड को फैब्रिकेट किया जाता है कि पहले डायग्राम बनाते हैं इधर पी साइड है इधर एन साइड है डिप्लीशन लेयर है ये कनेक्टेड है इधर आपका माइक्रोमीटर से रिवर्स में कनेक्ट करते हैं हम रेजिस्टेंस ये आपका कनेक्शन पूरे हो गए ठीक है ये लाइट आएगी लाइट कितनी आएगी एच न्यू से बड़ी आए जो एनर्जी है एच न्यू से बड़ी चाहिए ज़्यादा चाहिए ठीक है तो क्या है फोटो डायोड को फैब्रिकेट किया जाता है एक ट्रांसपेरेंट कवर में कि लाइट इस डायोड के ऊपर आकर गिरे और ऑपरेट किया जाता है इसको रिवर्स बायस में ठीक है जब भी फोटो डायोड इल्यूमिनेटेड होता है मींस लाइट आती है तो किस एनर्जी जो एनर्जी गैप से ज़्यादा हो तो यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन होल के जो पेयर्स हैं वो बनते हैं जनरेट होते हैं क्योंकि जो फोटोन्स आ रहे हैं वे एब्जॉर्ब हो रहे हैं ठीक है जिससे कि करंट जनरेट होगा करंट जनरेट कौन सा होगा रिवर्स वाला करंट अब जब ये जो विजिबल लाइट है ये आपके क्या कहते हैं इसके अंदर आए ये सेम कलर ही आ गया ये जब इसके डिप्लीशन लेयर के अंदर आएगी ठीक है तो क्या होएगा डिप्लीशन लेयर के जब अंदर आएगी यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे तो एंड में क्या होगा होल पेयर जनरेट तो हो गए ठीक है तो ये मान लो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया होल जनरेट हो गया ये पेयर जनरेट हो गए बाद में जब ये क्योंकि करंट जनरेट हो चुका है अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी तो ये आपस में सेपरेट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन अलग होल अलग ठीक है फिर से रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो करेगा इनके टूटने पे तो जो वैल्यू है इसकी रिवर्स करंट की वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे और रिवर्स बायस ये जो बैटरी लगाई है रिवर्स बायस में इसका कोई भी रोल नहीं है सिंगल स्लिट आई थिंक ये नेक्स्ट पेज पे भी है वहाँ देख लेते हैं ठीक है इन अ सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट हाउ इज द एंगुलर विथ चेंजेस एंगुलर विथ बतानी कैसे चेंज होगी ठीक है जब स्लिट विथ एंगुलर विथ का फॉर्मूला क्या होता है थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाय ए अब आपको स्लिट विथ इज डिक्रीज स्लिट विथ क्या होती है ए अगर ए को घटाएंगे तो ये थीटा बढ़ जाएगा दैट मीन्स एंगुलर विथ विल इंक्रीज लाइट ऑफ स्मॉल वेवलेंथ लैम्डा इज यूज अगर लैम्डा छोटा यूज़ करूँगी तो एंगुलर विथ भी
कम हो जाएगी, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। डन। सेकेंड पार्ट, 3 मिलीमीटर का अपर्चर है इसका, मतलब ए फॉर अपर्चर 3 है, मिलीमीटर मीन्स 10⁻³ मीटर। वेवलेंथ है लैम्डा इक्वल्स टू 500 नैनोमीटर। डिस्टेंस बताना है जब रे ऑप्टिक्स गुड अप्रॉक्सीमेशन दी, जब आपको रे ऑप्टिक्स गुड अप्रॉक्सीमेट दिख जाए ना, मतलब फ्रेंसेल डिस्टेंस निकालना है। और ये एनसीईआरटी ही क्वेश्चन एग्जाम्पल है, क्वेश्चन भी है। 3 × 10⁻³ × 3 × 10⁻³ तो आ गया 9/5 × 6 10⁻⁻6 है, नीचे 10⁻⁻7 है, -6 + 7 1, तो ये कट गए 2 18 मीटर आंसर आ गया। मुझे तो कलर पे अच्छा लग रहा है आज, क्यों भगवान जाने। अब नहीं बदलती। कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस की इक्वल फोकल लेंथ है। ओके, इकट्ठे बताए हैं। फोकल लेंथ बताओ। अगर कन्वर्जिंग है मतलब कॉन्वेक्स है, फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव। कन्वेक्स कनकेव है तो फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। नेट फोकल लेंथ आएगी 1/f + 1/-f, तो ये तो 1/f 0 हो गया, तो f आ गया इन्फिनिटी। अगर f 0 है तो पावर क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। f 0 पावर इन्फिनिटी हो जाती है। मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मींस m, बी कैपिटल M 30 गिवन है। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस 5 सेंटीमीटर गिवन है। डिस्टेंस आपको 25 सेंटीमीटर गिवन है। मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव के निकालो। m क्या होता है, m0 1/d + fe, टोटल 30 है। m0 ही तो फाइंड करना है, 1/25/5 एनसीईआरटी क्वेश्चन। 30 = m0 × 6, तो m0 कितना आ गया 5। क्लियर। हाउ लॉन्ग कैन इलेक्ट्रिक, अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन। मास गिवन है, पावर गिवन है, रिएक्शन गिवन है, टाइम निकालो। तो पहले तो निकालना है ड्यूट्रियम गिवन है। देखो ड्यूट्रियम है जो, इसका मास कितना होता है, मास ऑफ ड्यूट्रियम निकालो पहले। हाइड्रोजन का आइसोटोप है 2 लिखा है तो 2 ग्राम्स, ये 2 लिखा है ना, 2 ग्राम्स। अब इसके अंदर एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम इन इट, नंबर ऑफ एटम्स इन ड्यूट्रियम कितने हैं, 6.02 × 10⁻23। तो नंबर ऑफ एटम 2 किलो में ये 2 ग्राम्स में थे। अब 2.5 किलो जो हमें क्वेश्चन पूछो तो इतने में कितने होंगे, 6.023 × 10⁻23 × 2.5 / 2, तो ये आ गया 7.5 × 10⁻26। इसको याद रखना। तो नंबर ऑफ एटम इन 2.5 kg कितने आए, 7.5 × 10⁻26। एनर्जी कितनी निकली, 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है, ये भी निकाल लो। तो पर ड्यूटेरियम कितनी एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी पर ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम का मास दो, आधा तो आधा कर दो, 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट, एम आई राइट? येस आई एम राइट, आई नो आई एम राइट। ठीक है, तो एक ड्यूटेरियम की 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, तो 7.5 × 10⁻26 फॉलो की कितनी होएगी, इतनी ही होएगी। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और अगर उसको जूल में लेके जाना है तो 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर, जूल में आ जाएगा आंसर। तो ये आया 19.6 × 10⁻13 जूल्स। कितना आया, 19.6 × 10⁻13 जूल्स। तो 1 सेकेंड में आपको उसने बोला 200 पावर यूज़ करता है, 200 वाट, 200 जूल बोल दो, चक्कर नहीं है। मतलब
1 सेकंड में 200 जूल है, तो 19.6 इतने जूल, ये जो लिखे हैं आपके पास, ये कितने टाइम में यूज़ होते होंगे। ठीक है, तो टाइम इक्वल्स टू, इसको डिवाइड कर दो 200 से, तो आपका आंसर आया 9.4 इंटू 10⁻11 सेकेंड। सो यू कैन लीव इट हेयर एज इट इज़। क्योंकि पेपर में टाइम कम होता है तो आप कैलकुलेशन करने नहीं बैठोगे, तो अब इतने सेकेंड्स में छोड़ देना। ओके, क्या किया, सबसे पहले हमने निकाला कि ड्यूटेरियम का मास है 2 ग्राम्स। 2 ग्राम्स में कितने नंबर ऑफ एटम है। ठीक है, फिर हमने 2.5 किलो गिवन है, तो 2.5 किलो में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, पर एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉम निकाली, एनर्जी पर ड्यूट्रॉम। ठीक है, फिर एनर्जी पर 7.5 जितने भी 10⁻26 पार्टिकल्स थे उनकी निकाली, है ना। तो फिर उसने बताया कि 1 सेकेंड में हमारे पास 200 जूल एनर्जी यूज़ होती है। जितनी एनर्जी इनको चाहिए थी उसको 200 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, टाइम मिल जाएगा। फोटोन्स की 2 प्रॉपर्टीज़ बताइए। फोटोन्स व्हेन इंटरेक्ट विद रेडिएशन ऑफ मैटर दे बिहेव एज, radiations behave as if they are made up of particles called photons. In interaction of the radiation with matter, the radiation behaves like if they are made up of particles known as photons. A photon travels at the speed of light c, that is 3 × 10⁸. Explain the threshold frequency and stopping potential. This is a very very important question. Super important. Threshold frequency is, for a given material, there exists a certain minimum frequency of the incident radiation below which no electron emission can take place, and the value of the frequency is referred to threshold frequency. Above threshold frequency, maximum kinetic energy we can get of the emitted photoelectrons. Okay, then we have is stopping potential, that is, for a particular frequency of the incident radiation, the minimum negative potential, minimum for which the current becomes 0 is called cutoff stopping potential. फ्रीक्वेंसी की वो वैल्यू जहाँ पे जो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल है उसकी वजह से करंट है जो वो 0 हो जाए, उसको बोलते हैं, ये जो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, इसको हम कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल को कट ऑफ पोटेंशियल भी बोलते हैं। कट ऑफ, कितना गंदा लग रहा है, कट ऑफ। आई थिंक सेक्शन भी खत्म नहीं भी है, कलर चेंज करने में क्वेश्चन लग रहा। बोहर की क्वांटाइजेशन की कंडीशन लिखिए और डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस लिखिए टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स। बोहर ने कहा इलेक्ट्रॉन उन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है जिनका एनर्जी एंड मोमेंटम फिक्स होता है। सो अकॉर्डिंग टू बोहर, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग स्टेशनरी ऑर्बिट्स ऑफ those orbitals where energy and momentum are fixed, and the momentum mvr is equals to nh by 2 pi, where n is an integer. N is integer also, and it is defined as number of orbits, but this is Bohr's. बट अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, ब्रॉगली लिखते हैं पर बोलते ब्रॉय हैं, ब्रॉय, क्लियर। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय, उन्होंने क्या बताया, दैट इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड विद वेव करेक्टर। तो अगर सर्कुलर ऑर्बिट में कैन बी टेकन स्टेशनरी एनर्जी में सर्कुलर ऑर्बिट ली जा सकती है अगर वो इंटीग्रल मल्टीपल होगी डी ब्रॉगली वेवलेंथ की, मीन्स 2 पाई आर एन लैम्डा के इक्वल होगा। तो ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट एनर्जी लेवल डायग्राम्स बताएं, रिलेशन बताओ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 में। पहले मैं बड़ों की बात करती हूँ, पहले बड़ी मछली की बात करते हैं। ओके, ई बी माइनस ई सी कितना आएगा, जब ई बी और ई सी की जो गैप है उसमें कौन आ रहा है, लैम्डा 1, राइट। तो एच सी बाई लैम्डा 1, ठीक है। ऐसे ही आप निकालो दूसरों के लिए भी,
ई ए माइनस ई बी में कौन आ रहा है, लैम्डा 2, एच सी बाई लैम्डा 2, और ई ए माइनस ई सी में कौन आ रहा है, एच सी बाई लैम्डा 3। तीनों इक्वेशंस को ऐड अप कर दो। क्या करेंगे, ऐड अप कर दो। 1 2 3 को प्लस करो, 1 + 2 + 3, ई बी माइनस ई सी प्लस ई ए माइनस ई सी ई बी प्लस ई ए माइनस ई सी कितना आ जाएगा, एच सी 1/λ1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3। जो एनर्जीज हैं आप देख लो, एक मिनट, यहाँ पे ई सी माइनस ई आएगा, ठीक है, यहाँ पे ई सी और ए, तो देखते हैं क्या क्या कट होता है, कट कर देते हैं। ई सी कट हो गया, ई ए कट हो गया, ई बी कट हो गया, 0 बचा, तो 0 = एच सी भी 0 हो गया मान लो, तो 1/λ1 प्लस 1/λ2 प्लस 1/λ3, नहीं माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ई सी और ये लिया था ना, ई सी, अगर ई ए माइनस ई सी लेते तो प्लस आता, माइनस है, तो ये माइनस उधर ले जाओ, तो 1/λ3 = 1/λ1 प्लस 1/λ2। फिर देख लो, अगर देखना है, ठीक है, दोनों एनर्जीज लेंगे आप। जो एनर्जी ई बी से सी के बीच में जाने वाली है λ1 पॉजिटिव, बी से ए में जाएगी तो भी पॉजिटिव, पर अगर सी से ए ले रही हो, बाकी केसेस के लिए हमने क्या किया, ई बी माइनस ई सी = एच सी बाई λ1, ठीक है। ई सी माइनस ई ए के लिए हमने क्यों लिया, ई ए माइनस ई सी क्यों नहीं लिया, बिकॉज हमें ई सी कैंसिल आउट करवाना था। क्लियर, खत्म। केस स्टडी जल्दी निपटाते हैं इसको भी, टाइम बहुत हो गया। फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द शार्प कॉर्नर्स एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट विदिन द ज्योमेट्रिकल शैडो is known as diffraction. Phenomenon of bending of light around the sharp corners and spreading it within the geometrical shadow is called diffraction. Deviation becomes more pronounced when the dimensions or of shackle are comparable. Okay, बकवास थी ये, मारो। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइट सीम्स टू प्रोपगेट इन रेक्टिलिनियर पाथ। अगर रेक्टिलिनियर पाथ में इसको मूव करवाना है तो क्या होना चाहिए, स्पीड लार्ज होनी चाहिए, वेवलेंथ स्मॉल होनी चाहिए, रिफ्लेक्ट अप फ्रॉम द अपर सरफेस, नॉट एब्जॉर्ब बाय एटमोसफियर। रेक्टिलिनियर पाथ में डिफ्रैक्शन बहुत कम शो होती है, हार्डली, अगर होगी भी तो वेवलेंथ बहुत स्मॉल होगी। शो क्यों नहीं होती, क्योंकि जो ऑब्स्टेकल है वो वेवलेंथ है जो ऑब्स्टेकल के साइज़ की नहीं होती, ठीक है। रेक्टिलिनियर पाथ में कर रही है मतलब डिफ्रैक्शन नहीं कर रही है, मतलब वेवलेंथ क्या है, छोटी है। आंसर बी, ठीक है। डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट से करेंगे तो एंगुलर विथ डिपेंड किस पे नहीं करती है, देखो थीटा क्या होता है, λ/a, थीटा क्या होता है, λ/a, तो देखो किस पे डिपेंड नहीं कर रही है, लैम्डा पे करेगी, ए विथ है करेगी, रेशो लैम्डा और स्लिट विथ की इस पूरी पे करेगी, ये नहीं कर रही, डी कैपिटल डी नहीं आ रहा है इसमें। डिफ्रैक्शन लाइट वेव की क्या इंफॉर्मेशन देती है कि जो वेव्स हैं ट्रांसवर्स है, लॉन्गिट्यूडनल है, ए बी दोनों है, ए एंड बी कोई भी नहीं है, दोनों लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव की इंफॉर्मेशन देती है। 10 मैक्सिमस ऑब्टेन करने हैं, स्लिट विथ आपको 0.4 लैम्डा मिलीमीटर सॉरी गिवन है, स्लिट विथ फाइंड करो, थीटा इज a/λ, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। 10 λ/d, थीटा की जगह 10 पुट किया, 10 λ/d इक्वल आ जाएगा किसके, तो इक्वल आएगा सेंट्रल मैक्सिमा पे जो स्लिट विथ होती है वो डबल होती है ना, तो λ/a के डबल आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से लैम्डा कैंसल, 10/d = 2/a, 5 आ गया, तो d आ गया 5a, और आपको जो है स्लिट विथ गिवन है, स्लिट विथ क्या है, किसकी वैल्यू है, d की 0.4
4a, तो a आ गया 0.2 मिलीमीटर्स, ऑप्शन 2। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में डी मीटर पे डिस्टेंस है, स्लिट विथ डी है, रेशो निकालिए सेंट्रल मैक्सिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा की। सेंट्रल मैक्सिमा पे जो विड्थ होती है वो क्या होती है 2 लैम्डा डी बाई ए, और सेकेंडरी मिनिमम पे होती है एन लैम्डा। तो कोई भी बोला तो लैम्डा डी बाई ए सेम होती है हर लैम्डा पे। फर्स्ट बाय सेकेंड W1 बाई W2 आ जाएगा 2/1। क्लियर? तो ये हमारा आज का सैम्पल ख़त्म हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्कस करना है आपको सैम्पल पेपर। अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो प्लीज़ पुट इट इनटू चैट बॉक्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।